हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास हमारा जो है कि चल रहा है, जिसमें हमने टॉपिक वाइज CDP कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, वहाँ से हम प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन थे सभी हमने कर लिया। वहाँ पे कुछ कुछ ये टॉपिक छूटी हुई हैं, तो एक बार देख लेंगे। तो पिछला वीडियो भी हम करवाए हैं, तो उसमें भी सारा टॉपिक क्या आपका क्लियर है। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे बस पेडागोजी के बारे में, कि टोटल मतलब 50 क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, तो आपका पेडागोजी एक सब्जेक्ट की नहीं, हम आपके CDP का भी लेंगे, EVS का, मैथ का, हिंदी का, चारों सब्जेक्ट की पेडागोजी एक ही साथ। ये कह लीजिए कि जितनी पेडागोजी आप में आती, जो पेडागोजी आप में आती है, सारी पेडागोजी और सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर से ले रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन अपने से नहीं बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन फेक नहीं इधर उधर का। जो भी क्वेश्चन है आपके सब एग्ज़ाम के हैं 2022 और 2023 एक तरफ से हम करना स्टार्ट करेंगे, और सारे पेडागोजी क्वेश्चन क्या करेंगे हम 2-4 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, और ज़्यादा व्याख्या की हम बात नहीं करेंगे। अगर व्याख्या भी आपको सुननी है तो अंदर जाइएगा प्ले लिस्ट पर, वहाँ पर हमने क्या है पेडागोजी पूरी कंप्लीट आपको पढ़ाया है। मैंने वहाँ पे क्या है पेडागोजी कंप्लीट पढ़ाया गया है। वहाँ से जाके आप पेडागोजी को देख सकते हैं पूरा आपका NCF, NEP, RT, इसके बाद हिंदी पेडागोजी, फिर मैथ पेडागोजी, फिर EVS, फिर साइकोलॉजी, मतलब सारी पेडागोजी कंप्लीट आपको 40 वीडियो में पढ़ाया गया है। उसका लिंक मैं क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, पिन कर दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और टॉपिक वाइज जो हमने वीडियो बनाया है क्या, प्याजे का, लेवाइगोस्की का, इसके बाद लॉरेंस वॉल्वर, हार्वर्ड गार्डनर, जो जहाँ से एकदम क्वेश्चन फिक्स है कि आता है, जैसे लिंग पूर्वाग्रह, समाजीकरण, इन सब पे हमने टॉपिक वाइज भी जो वीडियो बनाया है। शुरू में पहले मैं आपको थ्योरी समझाया हूँ, फिर इसके बाद जो देन जितने सारे क्वेश्चन आपके क्या है ऑनलाइन मोड में हुए हैं 2022 से लेकर 2023, उन सभी क्वेश्चन को क्या उसमें हमने करवाया हुआ है। और उसके पहले वाला देखेंगे आप तो उसमें 2021 से 2022 का करवाएं, तो सारा कुछ आप एक ही जगह क्या है देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले पेडागोजी हमारी कंप्लीट होगी, सब में मिक्स होगा, किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे अलग अलग। ठीक है, सब मिक्स क्वेश्चन होगा पेडागोजी का सभी सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक सतत मूल्यांकन क्या है। सतत मूल्यांकन पूछ रहे भैया, क्या पूछ रहे आपसे, सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन को थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि 55 क्वेश्चन 55 मिनट अधिक से अधिक, उसके बाद खत्म वीडियो। तो ये कह रहा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्या कह रहा है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत मतलब होता है क्या, लगातार। समग्र मतलब पूरा टोटल। एक होता है सतत मूल्यांकन, होता है व्यापक मूल्यांकन, होता है शैक्षणिक और शैक्षणिक। मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है अच्छी तरह से। शैक्षणिक हम उसे कहते हैं जिसमें क्या है जो पढ़ाते हैं बस उसका मूल्यांकन करते हैं, और शैक्षणिक हम उसे कहते हैं जिसमें जो पढ़ाएंगे उसका भी मूल्यांकन करेंगे, और जो हम नहीं पढ़ाएं उसका भी। मतलब जो बच्चे को पढ़ाने के बाद बच्चा पढ़ा, कुछ सीखा, उस सीखने के बाद या सीखने के दौरान जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, सह शैक्षणिक। मतलब जो हमने पढ़ाया उसका भी मूल्यांकन करेंगे, जो हमने नहीं पढ़ाया उसका भी मूल्यांकन करेंगे, तो क्या कहलाएगा ये सह शैक्षणिक मूल्यांकन। और शैक्षणिक मूल्यांकन वो कहलाएगा जो केवल हम जब पढ़ाते हैं, जो पढ़ाया गया बस वहीं से जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्या कहलाएगा, शैक्षणिक मूल्यांकन। और सतत मतलब होता है उन्हीं में से, अगर लगातार, सतत मतलब लगातार, लगातार का सेंस ये है कि आप पढ़ाते वक्त किसी से क्या है कोई क्वेश्चन पूछ लें तो ये सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएंगे, सतत मूल्यांकन के अंदर। व्यापक मतलब ये होता है कि साल के अंत में, व्यापक मतलब ये होता है कि साल के अंत में जो मूल्यांकन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। कब, या साल के अंत में। ठीक है, साल के अंत में व्यापक मूल्यांकन। लगातार हम शिक्षण के दौरान मतलब पढ़ाते समय या पढ़ाते समय पूछ लिए कुछ, पढ़ाने के बाद कुछ पूछ लिए, कोई टेस्ट ले लिए, चाहे प्रेजेंट टाइम में टेस्ट ले लें, चाहे साप्ताहिक टेस्ट, चाहे मंथली टेस्ट, ये सब क्या कहलाएगा हमारा सतत मूल्यांकन के अंतर्गत कहलाएगा। समग्र मतलब होता है पूर्ण। ठीक है ना। ये कह रहा है छात्र के प्रदर्शन, क्या कर रहा है, छात्र के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो भैया NCF ऐसे ही मना करता है कि आपको क्या है किसी में तुलना नहीं करनी। ठीक है, क्या भैया तुलना आपको नहीं करना है। थोड़ा सा पेन को हम मोटा कर ले रहे हैं।
तुलना नहीं करना आपको, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, दूसरी पॉइंट क्या है कि छात्रों की समझ को आंकना, ठीक है। मूल्यांकन मतलब क्या होता है, आंकना या मापना, मतलब आंकना मतलब पता करना कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए। मूल्यांकन सेंस क्या होता है कि मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चा कहाँ तक सीख पाए इसका पता लगाने के लिए, इसका अनुमान लगाने के लिए, और ताकि जो चीज़ हमने सिखाया अगर बच्चा वो चीज़ नहीं सीख पाया है तो हम क्या करेंगे, अपने शिक्षण वीडियो में चेंज करके बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। और बच्चे को हम जो भी सिखाएंगे एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के सिखाएंगे। और उसके पूर्व ज्ञान कहाँ का होता है, उसका घर परिवार और उसके वातावरण का होता है। उसी के आधार पर हम उसकी शिक्षा दीक्षा आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जो चीज़ हमने सिखाया बच्चा नहीं सीख पाया तो इसके पीछे कारण का पता लगाना, मतलब निदानात्मक क्या करना, निदान करना। मूल्यांकन का सेंस होता है मापना कि बच्चा कहाँ तक सीख पाया, आंकना मतलब कहाँ तक समझ पाया, जान पाया। और जो चीज़ें वो सीख नहीं पाया, नहीं जान पाया, समझ नहीं पाया, उसके बारे में क्या करना, आपको पता करना है कि बच्चा अभी क्या नहीं सीख पाया। तो उसको सिखाने के लिए क्या करेगा, अध्यापक अपने शिक्षण वीडियो में चेंजेस लाएगा, ठीक है, नए नए तरीके को अपनाएगा, जिससे क्या है बालक को आसानीपूर्वक समझा सके। और शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करेगा। और शिक्षण सहायक सामग्री का हम यूज इसलिए करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का हम यूज किस लिए करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का हम यूज इसलिए करते हैं कि बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक है, चाहे जो भी चीज़ें हम पढ़ाना चाह रहे हैं, उसको सरलता से, सहज तरीके से और आसानी पूर्वक उसे समझा पाएँ। जैसे टीचर को भी आसानी होती है अगर शिक्षण सहायक सामग्री होती है, और बच्चे को भी क्या होती है, सीखने समझने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है आंकना, आंकना के बाद क्या है, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्रों को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ये बात बिल्कुल क्या लग रही है, हमको सही लग रही है। अगला कह रहा है छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण। कहीं भी आपको वर्गीकरण आ जाए, आपको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बताया है तो वहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन से वर्ड होंगे तो आपके लिए पॉजिटिव वे में आंसर ले जाएगा, और कौन कौन सा वर्ड ऐसा होगा जो क्या करेगा, नेगेटिव में। तो वर्गीकरण करना, कहीं ना कहीं तुलना करने की बात कर रहा है तो दोनों सेम है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये भी क्या है, गलत है आपका। तो क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई, किस भैया, लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्द के बीच अंतराल करने में चुनौतियां महसूस होती है, मतलब वो लिखने में उसे तकलीफ हो रही है। यह लक्षण किस प्रकार का है, तो लिखने वाला कौन है, पठन मतलब यह हो जाएगा पढ़ने वाला, ठीक है। गणन मतलब क्या हो जाएगा, गणनाओं का मतलब मैथ का हो जाएगा। इसके बारे में कहीं बात की नहीं गई है, तो ये हमारा दोनों गलत है। हमारा बचा क्या है, आलेख वैफल्य मतलब डिस्ग्राफिया। जहाँ से ग्राफ बनाने की बात है क्या कहलाएगा, डिस्ग्राफिया। जहाँ मैथ की बात है क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसकैलकुलिया। और जहाँ पे क्या है पठन की बात आएगा तो डिसलेक्सिया। यहीं से आपका बार बार क्वेश्चन आता है, तो इन तीनों पॉइंट को आप याद करके रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है, किसका भी है, सृजनात्मक का। तो सृजनात्मक से एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है। सृजनात्मक से एक बात याद रखिए कि जो सृजनात्मक होते हैं, सृजनात्मक, रचनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये जहाँ आ जाए तीनों का सेंस क्या होता है, एक ही होता है। क्या क्या, रचनात्मक, सृजनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक। नई चीज़ों की उत्पत्ति करना, नई चीज़ बनाना, नई चीज़ों की खोज करना, ये सब क्या कहलाएगा, सृजनात्मक ही कहलाएगा एक तरह से। तो कह रहा है अनिवार्य लक्षण है, तो इसमें होगा क्या, अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर क्या है, आप केवल एक शब्दों में दे पाएँ, तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी। और आप याद रखिएगा जितने भी सारे क्वेश्चन आपके पेडागोजी में आएंगे, अभिसारी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर गलत पाया जाएगा, ठीक है। अगला ये कह रहा है सोच में केंद्रीकरण। सोच में भैया केंद्रीकरण मतलब आप केवल एक ही तरीके से सोच पाना या किसी एक ही वस्तु पे फोकस कर पाना, पियाजे के अनुसार क्या कहलाता है, केंद्रीकरण। क्या है कि कभी किसी एक ही वस्तु पे फोकस कर पाना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण। जब आपको किसी एक ही चीज़ के बारे में पता होगा तो क्या है, वो सृजनात्मक की बात नहीं करेगा, मतलब कई पक्षों पे ध्यान देना क्या कहलाएगा, सृजनात्मक। आवेगशीलता मतलब जो जुनून क्रोध में कोई फैसला नहीं करना, कोई काम नहीं करना, वो सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। यहाँ पे क्या है, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन हम उसे कहते हैं जिसमें आपके विचारों, आपके मनोभाव,
ठीक है, आपके ज्ञान को क्या दे, कहीं अनुमति मिले, आप अपने विचारों को, अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्या मिले, आपको आज़ादी मिले, उसे क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन। अब सारी चिंतन में बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आते हैं। आपका अभिसारी में क्या आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है। अति लघुत्तरी आपका आता है, मतलब जिसको कम से कम शब्दों में आंसर दिया जाए वो क्या कहलाएगा, अभिसारी। जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के क्या आंसर लिखा जाए वो क्या कहलाएगा, अपसारी। निबंध लिखना क्या कहलाएगा, अपसारी। किसी विशेष वस्तु के बारे में क्या है, जैसे कि प्रदूषण के बारे में बताइए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताइए। तो जब कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपके विचारों का महत्व दिया जाए, मतलब जिसमें आपके विचारों को महत्व दिया जाए, जिसमें आज़ादी मिले आपको कि मतलब आप अपने अनुसार खुद से सोच समझ के विचार करके अपने ज्ञान के अनुसार क्या है उसके बारे में बता सकें या उसके बारे में अभिव्यक्त कर सकें, चाहे लिखित रूप में चाहे वाचन कौशल के रूप में, वो क्या कहलाएगा, आपका अपसारी कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा व्याख्या बिल्कुल कम होती जाएगी। मैं शुरू में बस 2-4 क्वेश्चन मैं ऐसे करा दे रहा हूँ जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया मिल सके। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार ग्रहण करते हैं। ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार ग्रहण करते हैं। ये कह रहा है सक्रिय अन्वेषण। हाँ, बच्चों क्या है, जब बच्चे को इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए, बच्चों क्या है सक्रिय होते हैं और खुद से करके सीखने पे क्या होता है, खुद से करके सीखने पे जहाँ जोर दिया जाए वो क्या कहलाता है, सही है, ये तो सही। पहला, खेल के द्वारा, बच्चे खेल के द्वारा भी सीखते हैं। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग। हाँ, आप क्या कहिए कि बच्चे को कोई पौधा दे दीजिए, अब पौधा उसको लगाने के लिए बोल दीजिए और उस पर कहिए कि आप इसका अवलोकन करें और इसको क्या है सुबह शाम आपको इसको देखना है कि मतलब ये कैसे पौधा बढ़ रहा है, इसको कब पानी की ज़रूरत है, कब इसे खाद की ज़रूरत है। मतलब वो जब करके सीखेगा, कहीं ना कहीं ये करके सीखना ही क्या कहला रहा है, वही कहला रहा है प्रयोग पर क्रिया और प्रयोग द्वारा। कह रहा है सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता है। ये भी क्या बात आपकी सही है। लेवाई गोस्की कहते हैं कि हम क्या एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करके सीखते हैं और बच्चे उससे सीखना चाहते हैं जो उनसे क्या हो, ज़्यादा ज्ञानी हो ना। और अगले सेंटेंस में ये कहते हैं कि बच्चा क्या है अपने सहपाठी या सहयोगी से क्या है सीख सकता है। तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, 4th हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी दशा विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए। मतलब निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए। बताइए भैया कैसे होगा यहाँ पे, कैसे होगा। कह रहा है कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। सही लग रहा है भाई, ठीक है। रटने हमने बताया है गलत, निष्क्रिय हमने नेगेटिव पॉजिटिव बताया गलत, उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों द्वारा अनुबंध। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विद्यालय में सबसे अधिक बल किस पे देना चाहिए, परिवेश से जोड़ के बच्चे को सिखाना चाहिए और सहभागिता का देना चाहिए। सहभागिता मतलब एक दूसरे के साथ क्या करें, अंतःक्रिया करें, हर चीज़ में क्या करें वो भाग लें, तब क्या आएंगे बच्चे ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर विद्यालय अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उसमें की आंतरिक करें कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, आंतरिक मतलब अंदर, तो उसमें क्या होगी, उसमें भैया शर्म की तो बात है नहीं, अंदर कोई चीज़ सीख रहा है तो उसमें शर्म तो आएगा नहीं, ठीक है। तो गुस्सा भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कह रहा है अपनी सफलता, तो सफलता में गुस्सा की बात नहीं आएगी। अगर बच्चा सफल हो गया तो अंदर क्या होगा, उसे गर्व महसूस हो रहा है, ठीक है ना। अगले पाइए, अगला क्या है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या पूछा भी आपसे, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या सही होगा बताइए। कह रहा है यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। हाँ, बात सही है। यह कुछ बच्चे को शिक्षा से वर्जित मत करो भैया, समावेशी का उल्लंघन हो रहा है। यह आपकी निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, निर्देश और परामर्श, ठीक है ना। यह बच्चों में आज्ञा
परायण को पैदा करता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हमको बस एक ही यहाँ पे दिख रहा है कि यह क्या है, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि बच्चे को जब उसके मातृभाषा में, उसके स्थानिक भाषा में, उसके बोलचाल की भाषा में उसे आज़ादी मिलेगी तो बच्चा क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही होगा, हमारा पहला सही हो जाएगा। गणित में भ्रांतियों को दूर करना। गणित में क्या है, देखिए मैथ आ गया यहाँ पे। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। कैसे आप दूर कर सकते हैं? बच्चे को उदाहरण और गैर उदाहरणों को देकर, नॉन एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, ठीक है, ये सही है। एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराना। आपने हमें बताया दोहराना, अभ्यास और ड्रिल कहीं मिलेगा होगा गलत। दोबारा की जहाँ बात आएगी, एक ही चीज़ को बार बार अगर आप प्रैक्टिस करा रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार आप करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रटने पे जोर दे रहा है। और एनसीएफ क्या कहता है, रटने पे क्या करता है, रटने से मुक्त करने की बात करता है। और यहाँ पे जो गैर उदाहरण है, मतलब आपको जो समझाना है उसके आसपास जो चीज़ें हैं और एग्जाम्पल है जो किताब में तो है ही। गैर उदाहरण मतलब एक्स्ट्रा लीजिए, उसके आसपास उसके इन्वायरमेंट से जोड़ के, जो बच्चा जान रहा है, मतलब जो उसके ज्ञान में है, उसी के आसपास से क्या कुछ चीज़ें लेकर उसे क्या करें, एग्जाम्पल उसे दीजिए, तो उस समय क्या होगा, बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9। एक बच्ची गेंदों की गणना कर रही, क्या करे भैया, गेंदों की गणना मतलब गिनती की बात यहाँ पे दिख रही है। एक गेंद पर उंगली रख कर क्रम से उसका नाम बोल रही है। क्रम मतलब भैया 1 2 3 क्रम में चल रही है। ठीक है, उसने कुछ गेंदों को 2 बार गणना की। ठीक है, इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। अब क्या किया, बच्चे ने एक बार काउंटिंग स्टार्ट की, फिर क्या है, गड़बड़ा जा रही है तो फिर दोबारा काउंटिंग स्टार्ट कर रही है, फिर गड़बड़ हो जा रहा है तो फिर क्या है, बार बार काउंटिंग उसको स्टार्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, जो गणना में उसको क्या करना, अभी मजबूत करना है। मतलब गिनती 1 2 गिन रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो होगा नहीं। पंक्तिबद्ध मतलब लाइन में तो डिवाइड नहीं कर रही है, दोनों का बात एक ही होता है, पंक्तिबद्धता चाहे वर्गीकरण। बात आई गणना में और बात आई किसमें, एक एक संगतता। मतलब अभी क्या कर रही है, उंगली पर गिन रही है, तो मतलब एक एक करके क्या कर रही है, गिन रही है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10। ये कोड का भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग। ठीक है, न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। अच्छा, मिला जुला के मतलब ये न्यूमैन क्या है, 5 स्तर है। अब क्या करना है, इसे पूरा करना, आपको बताना है कौन कौन होगा इसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमैन के लिए। तो ये कह रहा है कि पूछे गए कार्य को समझना। सबसे बड़ी बात ये है कि आप कूट में लेके चलना है, तो मैं यहाँ से बात को रख लेता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है सबसे पहले क्या करते हैं, पूछे गए कार्य को समझना तो बात में, पहले समस्या को पढ़ना। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, समस्या को पढ़ना। ठीक है, समस्या को पढ़ना, फिर पूछे गए कार्य को समझना, आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, अगणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, और उत्तर को अर्थपूर्ण रचना की। ये तो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो सबसे लास्ट वाला हो जाएगा रचना करना। अभी 2 की बात हुई है, अभी क्या, अभी 2 बचा है। गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता और आवश्यक गणितीय संक्रियाओं करना। तो पहले भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4। तो इसमें हमारा कहाँ दिख रहा है, बी ए, तो बी ए डी सी ए, तो कहाँ पे हमारा चौथा में ये है। ये न्यूमैन को भी आप लोग इसी का क्या है, याद कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है ना, न्यूमैन को आप लोग लिख लीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमैन क्या कहते हैं, न्यूमैन ये कहते हैं भैया कि विद्यार्थी समस्या को हल कैसे करता है। पहले समस्या को पढ़ने में सक्षम हो, क्या हो, समस्या को पढ़ने में पहले सक्षम होना चाहिए। फिर इसके बाद पहले पढ़ने में सक्षम हो,
फिर इसके बाद क्या है, पूछेगा क्या पूछा गया उसके बारे में सोचना है। फिर जो अनुवाद करने की आवश्यकता है, गणितीय में फिर क्या संक्रिया, और लास्ट में उत्तर को अर्थपूर्ण रचना करनी है। तो ये पैटर्न याद करिएगा, ये पांचों पैटर्न आपको कहीं भी क्या न्यूमैन का है, तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करिए। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय है? गणित के लिए क्या सही है? गणित की कार्यशाला और गोष्ठी में उपस्थित, ठीक है। अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए? तो ठीक भैया, जहाँ पे सेमिनार लगा हो गणित का, वहाँ पे क्या है, अगर आप गणित के अध्यापक हैं तो वहाँ पे जाके आपको भाग लेना चाहिए। शिक्षण अध्ययन के साधनों का विकसित करना, ये भी सही है भाई, आपको शिक्षण अध्ययन के साधन क्या करना है, विकसित करना है। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, अगर आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक और स्कूल से मिलेंगे तो आपके सोचने समझने और तर्क वितर्क करने और पढ़ाने लिखाने और समझाने क्या है चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी, कि मतलब और विद्यालय वाले कैसे कर रहे हैं, या और अध्यापक किसी चीज़ को, किसी थ्योरी को कैसे समझा रहे हैं। अगर आप में थोड़ी सी कमी है तो आप उसको पूरा यहाँ से कर सकते हैं। तो न्यूनतम कहीं ना कहीं हमको क्या है, रोक रहा है। शिक्षक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेना, ये भी बात सही है। तो जो हमारा गलत लग रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और बाकी क्या सब हमारा गलत हो जाएगा। ये देखिए, अपनी कक्षा के पर्यावरण अध्यापक के विद्यार्थी, अब पर्यावरण की बात आ गई भैया, विद्यार्थी को रचनात्मक आकलन, क्या भैया, बस यहीं पकड़ लीजिए, रचनात्मक आकलन। आप देखिए, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। अच्छा, ये कह रहा है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। तैरने और डूबने की परिभाषा का व्याख्या करना, ये तो बिल्कुल गलत है। जो वस्तु डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना, ये भी क्या है, आपके गलत हैं। आप बात आई दो में, आप हमको बताइए डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कह रहा है प्रश्न उत्तर लिखना, तो मतलब जो आपको पढ़ाया गया होगा उसी को लिखना होगा। और यहाँ पे जब आप अवलोकन करेंगे तो आपकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो। ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल, क्या चीज़ भैया, कला एवं कौशल का समावेशन, क्या, बस इतना ही आपको पकड़ना है, कला और कौशल का समावेशन को प्रोत्साहित करता है। सृजनात्मक, ठीक है, सहपाठियों, ये भी सही है। कक्षा में अनुशासन, रोके रहो भाई, समावेशन को, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, ए बी डी, तो यहाँ पे ए बी डी किस में है, तो ए बी डी हमारा किस में है, डी में, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई, क्वेश्चन काफ़ी हैं, और आपका आधा घंटा हो गया, 23 मिनट, और क्वेश्चन कितने में हमारे अभी, 15 क्वेश्चन हुए बस। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसका एकीकरण मतलब आप पर्यावरण के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। एक आया था प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति के द्वारा एकीकृत उपागम, उसमें क्या था, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल सब अलग अलग थे। फिर एनसीईआरटी आया तो उसने क्या किया, सारे सब्जेक्ट को एक साथ कर दिया, तो जिसे क्या कहेंगे, एकीकरण। एकीकरण मतलब एक ही में करके क्या करना, पढ़ाना। तो क्या क्या इसमें है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण बस है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा के संप्रत्ययों मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों मुद्दों का, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों मुद्दों का। तो बताइए यहाँ पे क्या सही होगा आपका, यहाँ पे क्या सही होने वाला है। यहाँ पे देखिए, बस केवल यहाँ पे विज्ञान तो है, पर्यावरण भी है, लेकिन सामाजिक विज्ञान नहीं है। यहाँ सामाजिक विज्ञान है लेकिन पर्यावरण नहीं है। यहाँ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो है लेकिन पर्यावरण गायब है। यहाँ पे आपको विज्ञान भी दिख रहा है, सामाजिक विज्ञान भी दिख रहा है, पर्यावरण भी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। मतलब आप प्राथमिक स्तर के पर्यावरण जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, आप किस लिए
पढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील। ये कहाँ से भाई बात आ गई, ये बात कैसे आ सकती है। ठीक है, स्थानीय को उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूप, विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान, उच्च चीज़ों के लिए हम नहीं पढ़ा रहे पर्यावरण, विद्यार्थी को उनके आसपास आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों के व्यवसायिक के बारे में बस पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे स्थानीय उपलब्ध सामग्री केवल उसके यहाँ जो चीज़ें बस उसी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ हमारा क्या से हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना है प्राथमिक स्तर पे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये कह रहा है आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र ही क्या देना है, फीडबैक। तो आप आकलन के किस के साथ चुनाव करेंगे, जांच सूची, सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण, अवलोकन। बताइए, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन आपका दिमाग का दही कर देगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आकलन करना है। क्या करना है, आकलन। आकलन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूची तैयार करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, जांच सूची के बालक कहाँ कहाँ पे कैसा है, इसके सभी पक्ष को लिखना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव सभी, कि किस में रुचि लेता है, किस में रुचि नहीं लेता है। इन सभी पक्षों पे क्या करेंगे, हम विशेष ध्यान देंगे। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन। सीखने का आकलन हमने साइकोलॉजी में आपको बताया है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के रूप में आकलन। ठीक है ना। तो हमने बताया सीखने के रूप चाहे सीखने के समान आकलन तब करते हैं जब हम खुद के बारे में चेक करते हैं कि हम कहाँ तक कर पा रहे हैं। ठीक है, या किसी सामान को हम चेक करते हैं कहाँ तक वो सही है, तो क्या कहलाएगा, सीखने के रूप में चाहे सीखने के समान। और सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, इन दोनों में क्या है, बात अलग है। तो सीखने के लिए हम जैसे खाना बनाते समय उसको तुरंत चेक कर लिए तो क्या कर रहे हैं, वो सीखने के लिए आकलन है। मतलब हम खाना बना रहे, चेक कर लें नमक कम है कि ज़्यादा, तो सीखने के लिए आकलन। और सीखने का आकलन मतलब कोई दूसरा क्या बताया कि आपने जो किया वो क्या है, बेहतर है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करता है। अच्छा, ये कह रहा है कि यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। नहीं भाई, ये एक मार्ग नहीं है। ये विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि। अच्छा, यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं, मूल्यांकन भाई हम किस लिए करते हैं। तो लेकिन ये आकलन, सीखने का आकलन के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करता है। मतलब जो दूसरों के द्वारा किया जाएगा आकलन, वो क्या कहलाएगा, सीखने का आकलन। जब हम क्या कर रहे हैं, खुद को चेक कर रहे हैं, तो इतना हमने सीखा तो सीखने के रूप में चाहे सीखने के समान आकलन। और क्या होता है कि इसमें सीखने के रूप में, सीखने के समान और सीखने का आकलन, तीनों आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनता है। दूसरा कोई करेगा, अध्यापक करेगा तो सीखने का आकलन। ठीक है, अध्यापक करेगा तो सीखने का आकलन। और हम किताब पढ़ रहे हैं, किताब को चेक कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सीखने के समान का आकलन कर रहे हैं। और हमने कितना सीखा, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, सीखने के रूप में। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा एक अपसारी, क्या पूछा भी आपसे, अपसारी, जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्रों को सृजनात्मक, क्या पूछा भैया, सृजनात्मक को क्या करता है, प्रोत्साहित। तो मृदा में प्याज के बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं, चरण कौन से, तो बता ही देंगे आप। दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय हैं, तो ये हमको लगता है हो सकता है। लवण के विलयन से आप क्या, लवण कैसे पृथक करेंगे, ये तो कोई रिएक्शन की बात है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो परागण के कारण हरा होता है। तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा हमारा, बी। ये देखो, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है।
ठीक है। कौन सा नहीं आपको ये बताना है। मानचित्र करना, ठीक है। क्रियाशीलता परिवर्तन को परिभाषित वाले को भी अब स्टार लगा लीजिए। परिकल्पना की जांच, ठीक है। तथ्यों का अनुस्मरण। अब 2 चीज़ बात आपके सामने निकल के आई है। अब बताइए, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो क्या प्रक्रिया कौशल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, ये परिकल्पना की जांच। परिकल्पना मतलब होता है क्या, कि बच्चा कहाँ तक सोच पा रहा है, ठीक है। परिकल्पना की जांच करना क्या है, यहाँ के कौशल आपके नहीं है। ये देखिए हिंदी का आ गया आपका। बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग। अच्छा, ये कह रहे शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का प्रयोग, ये तो भैया केवल का सेंस दे रहा है। नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत, ये भी कर रहा है, काम खत्म। बात आपकी आ गई 2 ठो में। 2 में बताइए, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का, तो कहीं ना कहीं भैया मातृभाषा को दे रहा है बढ़ावा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली है। ये तो भैया दोहराना औराने वाली बात हटा दो, अभ्यास वाली बात हटा दो, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो भैया अब क्या कह रहा है, शब्दावली सिखाना चाहते हो, तो पाठ्य पुस्तक हो गया आपका कहानी और चित्र का। तो इन दोनों में सबसे बेटर कौन सा लग रहा है, सबसे बेटर है कहानी और चित्र का प्रयोग करना। बहुभाषा से क्या लाभ है आपको, कि समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ठीक है। अन्य संस्कृति के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, ये भी ठीक है। सीमित रोजगार के अवसर, ये तो कहीं ना कहीं भाई हमको क्या लग रहा है, गलत, ठीक है ना। पारिभाषिक जागरूकता, पारिभाषिक जागरूकता, तो यहाँ पे हमारा क्या सही होने वाला है, यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा और सेकंड से हो जाएगा और फोर्थ से हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किस अंश को बारीकी और गहनता से के साथ पढ़ने का कौशल, तो क्या कहलाएगा, लेन देन की बात नहीं, ये सब गलत है। यहाँ पे कैसे होगा, अनुमान लगाना। कुछ ऑप्शन से मैच ही नहीं खा रहा है दूर दूर तक। ये देखिए, बोली के संबंध में कथन और बात पे विचार करिए। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, सही है। एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे मेरा क्या सही होगा, यहाँ पे भैया ये तो मेरा सही है, लेकिन कह रहे एक समान जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ पे लोग, जहाँ पे मतलब शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, कोई विद्यालय कोई यूनिवर्सिटी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उस यूनिवर्सिटी में जितने लोग आ रहे हैं, चाहे जितने लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सबका क्या होगा, सबकी भाषा एक ही होगी, ठीक है। सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि हमारा इंडिया में जितनी भी कक्षाएं सब क्या हैं, समावेशी हैं, और यहाँ पे क्या बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। शिक्षिका विद्यार्थी को कुछ पर्चियाँ पर अधूरे वाक्य लिख कर देती है। वाक्यों को पूरा कर को प्रत्येक अधूरे वाक्य को, अब क्या कह रहा है, अधूरा वाक्य उसको दिया जा रहा है और उसको पूरा करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार, यहाँ बोलने की कौन सी बात की जा रही है, विराम चिन्ह की बात नहीं है। लेखों की रचना,
लेखों की रचना करना और सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। कह रहे अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है, वाक्य को प्रत्येक अधूरे वाक्य को सही भाग से जोड़ना है। तो मतलब कहीं ना कहीं संधि विच्छेद की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। लेखन की योग्यता में कमी को जो विकृत हस्त लेख से संबंधित है को क्या कहते हैं? भैया लेखन में आप कमज़ोर हैं। किस में कमज़ोर हैं? लेखन में कमज़ोर है भाई। तो लेखन के लिए क्या होता है? ठीक है, ये देखिए, वह गतिविधि में पढ़ने वाली सामग्री को क्या करना? सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पठन सामग्री को पुनः लिखना। तो यहाँ पे क्या होगा? श्रुतलेख, सुनी गई पाठ्य पुस्तक को पुनः निर्मित करना। कथन विश्लेषण, 2 या 2 से अधिक भाषा का प्रयोग है, तो कोई मतलब ही नहीं है, श्रुत से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे मेरा क्या से हो जाएगा? बी से होगा। इसलिए क्योंकि सुन भी रहा है, सुनने के बाद क्या कर रहा है, फिर उसको दोबारा क्या कर रहा है? लिख भी रहा है। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है? जन्मजात। जब जन्मजात बोले चाहे जन्म से होती तो कौन आ जाएगा? नॉम चॉम्स्की। ठीक है, जब जन्म की बात आ गई तो क्या कहलाएगा? नॉम चॉम्स्की। ये लीजिए आपके सामने, थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिए आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉम चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है? जन्मजात की बात जिन प्याजे क्या कहते हैं? पहले विचार आता है फिर बाद में भाषा। और लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? पहले भाषा आता है फिर इसके बाद विचार आता है। ये संज्ञानात्मक पर जोर देते हैं, किस पे देते हैं? ये समाज पे जोर देते हैं। अब ब्रूनर का सिद्धांत क्या कहता है? ये संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण पे क्या करते हैं? ये जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया आपका 30 हो गया। ठीक है, बहुत कम समय में हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि? किसके लिए भाई? भाषा। कविता, ठीक है, कक्षा में नाटक करना, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। अब इसमें कह रहा है कि सबसे उपयुक्त, तो सबसे उपयुक्त भैया आपको अच्छी तरह पता है कि क्या होगा? कक्षा में नाटक करना। जब आप कोई चीज़ करके सीखते हैं तो वो आपके मन मस्तिष्क में लंबे समय तक के लिए क्या होता है? अस्थायी हो जाता है। तो वो ज्ञान आपके जीवन में या आपके मन मस्तिष्क में या आपके पास, आपके स्मृति में लंबे समय तक के लिए कब रहेगा? जब उसे आप क्या करेंगे? करके सीखेंगे। ये कह रहा है सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? सृजनात्मक लेखन भैया वहाँ पे होगा जहाँ आपको क्या है? आपको आज़ादी मिलेगी। आपको क्या मिले? आज़ादी मिले। जहाँ पे आप खुल के अपने विचारों को प्रकट कर सके, वही क्या कहलाएगा? सृजनात्मक। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? निबंध। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन नहीं भाई। औपचारिक तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई लिखाया गया है बस उसी के बारे में बात करना। अब निबंध या अनौपचारिक लेखन। निबंध मतलब निबंध मतलब ये कह सकते हैं कि ये सबसे उपयुक्त पूछा है। निबंध भी सही है, लेकिन निबंध क्या होता है? किसी टॉपिक को दिया जाता है, फिर उसके बारे में आपको लिखना होता है। लेकिन जब अनौपचारिक की बात आएगी तो आप कुछ भी लिखिए, जितना आपके पास ज्ञान हो कुछ भी लिखिए। ठीक है ना? देखो भाई, चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है? ये क्या है? चॉम्स्की के अनुसार क्या होगा? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, बाह्य भौतिक अनुक्रिया और अंतर्जात। अब बताइए क्या होगा इसमें से? अभी हमने पीछे पढ़ा क्या? ये इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपने मनपसंद कुछ बच्चों से क्या करती है? प्रश्न पूछती है। मतलब इसका क्या कहना है
कि टीचर उन्हीं बच्चों को उठाती है जो उन्हें पसंद होते हैं, या तो जिसके बारे में जानती है, या तो ये जानती है कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में थोड़ा अच्छा है, तो उसी को बार बार उठाती है। तो शिक्षक द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु नियोजित है? नहीं भाई, ऐसा कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। पाठ को कह रहा है जल्दी पूरा करने की बात कर रहा है। तो विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धि से वंचित हैं। ये क्या कह रही है कि शिक्षक द्वारा किया गया कार्य क्या है कि जो समान बच्चे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं क्या कर रही है, समावेशी कक्षा का उल्लंघन कर रही है, और जो बच्चे और उनको क्या कर रही है, उनसे वंचित कर रही है। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली। कहाँ समानता दिखा रही भाई? जो तेज हैं या जो तेज तराक हैं या जिनसे उनकी पहचान है, जिसको या तो वो जानती है, बस इसी को क्या है अवसर वो बार बार दे रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, समावेशी का उल्लंघन वो कर रही है। ये देखिए, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित नहीं करना भाई। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना। अच्छा, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद के अनुसार, मतलब विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं मातृभाषा को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। एक लक्षण भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं को, तो ये आपका दो गलत हो गया। आपका दिख रहा है बी और सी, तो बताइए आपके हिसाब से आप किस पे जाने वाले हैं? ये कह रहा है ही। यहाँ से अगर ही को भी देखेंगे तो यहाँ पे हम किस पे आ जाएंगे? इस पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36। एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं है? लाभदायक नहीं पूछा है। तो स्पर्शी, ये तो भी तो लाभदायक होती है। छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, ये तो नहीं होगी। श्यामपट पठन, ये भी क्या है, किसके लिए होगी? दृष्टिबाधित के लिए, ये भी सही है। ब्रेल लिपि, ये तो और अच्छा है दृष्टिबाधित के लिए। श्यामपट, ये सॉफ्टवेयर वाली बात कर रहा है भाई, इससे पकड़िएगा आप लोग। केवल श्यामपट पे हम बात नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे क्या है, छोटे अक्षर वाली, तो ये पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा, यहाँ पे मेरा 36 का बी सही हो जाएगा कि छोटे अक्षर वाली पुस्तकें। यह क्या है, दृष्टिबाधित को क्या है, उपयोगी नहीं है। किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापक किस अभिगम का इस्तेमाल कर रहे, मतलब किस अधिगम होना चाहिए, किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? क्या कर रही है भाई? पहले किसी संप्रत्यय को पढ़ने के लिए अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, पहले क्या कर रही है, उदाहरण दे रही है, ठीक है ना। और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम, फिर क्या दे रही है, नियम दे रही है। तो भैया उदाहरण से नियम कौन होता है? प्रतिस्पर्धा आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। अनुकरण मतलब बस केवल नकल करना। निगमनात्मक का मतलब होता है पहले क्या करना, पहले नियम देना फिर बाद में उदाहरण। तो यहाँ क्या से हो जाएगा, आपका आगमन से हो जाएगा। आगमन में पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर इसके बाद नियम की तरफ चलते हैं। और आगमन विधि आपका जब भी प्राथमिक कक्षा में पूछा जाएगा तो आपका आगमन विधि हमेशा क्या होगा, सही होगा। आगमन विधि आपका, विश्लेषण आपका, ये सब क्या होंगे, आपके सही होंगे। संश्लेषण आपके गलत हो जाएंगे, अभिसारी आपके गलत हो जाएंगे, अपसारी आपके सही होंगे। तो अपसारी, सृजनात्मक, विश्लेषण, ये सारा कुछ मैंने ट्रिक में लिखवाया हुआ है। तो आप एक बार जाके ना पहले उस वीडियो को जरूर देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड। आगे बढ़ते हैं। अधिगम प्रभावशाली होता है। अधिगम कब प्रभावशाली होता है भाई? अधिगम तब प्रभावशाली होता है जब बच्चे को मिले क्या, आज़ादी। जब बच्चे को मिले आज़ादी। अधिगम प्रभावशाली तब होता है जब बच्चे के अंदर क्या हो, आंतरिक प्रेरणा। क्या हो, आंतरिक, जब बच्चे के अंदर क्या हो, आंतरिक प्रेरणा। शिक्षक निर्देशित, तो ये पहले ही गलत होगा। सहपाठी द्वारा निर्देशित, ये दूसरों द्वारा नहीं। पाठ्य पुस्तक, तो ये भी क्या होगा, नहीं, क्या हो जाएगा, सेल्फ। जब हम अंदर से किसी काम को करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। और जब हम अंदर से तत्पर होते हैं किसी काम को तो और आसानीपूर्वक और जल्दी से उस कार्य को क्या है, शीघ्र ही सीख लेते हैं या कर पाते हैं।
संरचनावादी कक्षा के बारे में पूछ रहा है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होता है। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं। तो ये कही तो बच्चा है भाई, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभव का उपयोग नए ज्ञान की रचना करने के लिए की जाती है। सही है। जब आप अपनी कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं तो जो उसका बच्चे का पूर्व ज्ञान है, या जो चीज़ मैं पहले पढ़ाया हूँ, पहले उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए, उनका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, फिर इसके बाद कार्य को क्या करिए, आप आगे बढ़ाइएगा। रचनात्मक आकलन कह रहा नहीं है, तो जो रचनात्मक आकलन उसे नहीं कहेंगे जो क्या हो, साल के अंत में हो। ठीक है। पोर्टफोलियो ये भी सही है, उपाख्यात्मक ये भी सही है, क्षेत्र भ्रमण ये भी सही है। तो हमारा ये क्या है, गलत, और यही हमारा क्या हो जाएगा आपका भैया, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। सत्रात्मक परीक्षण मतलब साल के अंत में अगर परीक्षा लेंगे तो बच्चे क्या है, फेल हो जाएंगे और उनका पूरा साल नुकसान हो जाएगा। मूल्यांकन और मापन हमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जाके उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। गणितीय दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के साधन उपयुक्त हैं। गणितीय दुश्चिंता में कौन से कह रहा है, सही है। मानक वाला तो पहले क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। देखो, रचनात्मक आपका सही है, सहयोगात्मक आपका सही है, योगात्मक कहीं साल के अंत की बात की जा रही है, और मानक संदर्भिक हमने नेगेटिव में बताया है कि मानक कहीं आपको दिख जाए तो क्या होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या सही होगा, यहाँ पे मेरा 41 का क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, आपका दिख रहा है बी और डी। तो बी और डी किधर भैया, तो बी और डी आपका किस में, बी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। 42 तो काफ़ी लंबी क्वेश्चन है, चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा। एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन से सूचना को व्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंध का प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणाम को प्राप्त करने में सहायक है। दैनिक जीवन की बात करें, पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों को पर चर्चा। तो भैया जब पाठ्य पुस्तक में तो कहाँ से उसके दैनिक जीवन की बात आ रहा है। विविध रेल समय सारणी और समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। ठीक है, रोके रहिए। आंकड़ों के निरूपण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या गलत होता है। उनको आंकड़ों को निरूपित करने के विविध औपचारिक तरीकों से अवगत। औपचारिक का मतलब ये होगा केवल किसकी बात की जाएगी, केवल जो पढ़े लिखे की बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं औपचारिक से आपके ये गलत हो गया, और व्याख्या से ये गलत हो गया, और इससे निक्तिक से ये गलत हो गया। बचा क्या मेरे पास, बी बचा बस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। ये देखो भाई क्या है, एक 5वीं कक्षा की छात्र द्विविमीय आकृति, किसकी भैया, द्विविमीय आकृति का उनके गुणों के आधार पर, किसके गुणों के आधार पर पहचान जाती है। जब गुण के आधार पर पहचान जाती है तो वे निकले किस आधार पे, तो देखो पहला तो ये आपका है। ठीक है, पहला आपका क्या है, ये। दूसरा क्या है, ये निगमन या सिद्ध करना, ये क्या है, स्वयं सिद्ध करना। ये तीनों क्या, चौथे हैं आपके हैं। तीसरे का इसमें जिक्र ही नहीं किया कि इसको संबंध स्तर हम कहते हैं। तो जो पहला वाला होता है उसको क्या होता है, दिखावट के आधार पर पहचान जाता है, और जो दूसरा होता है उसे क्या, गुणों के आधार पर पहचान जाता है, जिसमें तुलनात्मक के आधार पर पहचान जाता है, विश्लेषण कहलाता है। तीसरा क्या होता है, सूत्र सिद्धांत को याद तो कर लेता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है। और चौथा क्या होता है, वो क्या है, सूत्र सिद्धांत को सिद्ध कर लेता है। और पांचवा आपसे जल्दी पूछता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। समस्या समाधान की रणनीति भैया कौन सी नहीं है गणित में, यही आपको बताना है। देखिए, प्रयास त्रुटि ये भी तो है, ये नेगेटिव भैया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमको। ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। खुशगवार होना चाहिए, खुशगवार होना चाहिए, तो खुशगवार लिखा है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कह रहा है शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। अच्छा, सख्त अनुशासन का संचालन करना, जिससे सख्त वाला तो पहले ही हटा दो। ठीक है, सख्त वाला क्या करेंगे हम,
पहले ही हटा देंगे। जो यहाँ पे नेगेटिव जहाँ पे मुझे मिल रहा है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे देखो अवलोकन बढ़िया है, अन्वेषण उससे भी बढ़िया है, प्रश्न पूछना और बढ़िया है, क्रियाकलाप और बढ़िया है। ये करें सुनिश्चित करना कि वे की पुस्तक पढ़ें और बेहतर से समझें पाठ को। मतलब ये भी क्या आपको गलत, तो यहाँ पे मेरा एक ही सही लग रहा है। अच्छा वाला क्या है, पहले ही मिल गया 45 पे। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, ये देखिए विज्ञान भी दिख रहा है, सामाजिक विज्ञान भी दिख रहा है, पर्यावरण अभी ऊपर आया था तो तीनों भी दिख रहा है हमको। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना भाई। ये जो मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर ब्लूमांट, कौन है? डॉक्टर ब्लूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों के वैज्ञानिक की भूमिका समझाने में सहायक है। क्या क्या हो सकती है, तो इस चरण को क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले क्या करना है, रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना है, तो लास्ट की बात है। परिकल्पना प्रस्तावना करना, ये भी बात की बात है। प्रश्न पूछना दूसरा तीसरा स्टेप हो सकता है। अनुमान का परीक्षण करना, मतलब लास्ट में चले जाएंगे। अनुमान लगाना मतलब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे परीक्षण। क्या करेंगे, ऑब्जर्व कि क्वेश्चन क्या है। तो पहला पॉइंट इसको देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा, इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के बाद क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला अब हम लगाएं। अब क्या करते हैं, परिकल्पना करके हम क्या पहुंच जाते हैं, अनुमान की तरफ हम पहुंच जाते हैं। और अनुमान के बाद क्या करते हैं, अनुमान का परीक्षण करते हैं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएं, और लास्ट में क्या करते हैं, उसको हम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा मेरा, छठवां। इन दोनों में छठवां है ही नहीं, छठवां यहाँ पे। 6 के बाद क्या आना चाहिए, 3। तो 6 के बाद 4 आ रहा है, यहाँ 6 के बाद 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यही सही हो जाएगा। इसका थ्योरी भी देखना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थियों को जैव विविधता और अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति बढ़िया है? जैव विविधता के बारे में आपको समझाना है, तो बच्चे सीख अच्छे से पाएंगे तभी जैव विविधता के बारे में। जब उसको क्या करेंगे, आप भ्रमण विधि पे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, भ्रमण विधि पे ले जाएंगे, तो बच्चे अपनी आंखों से देखेंगे तो और अच्छी तरह से उस चीज़ों को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो पक्षियों की प्रजातियों संबंधित पुस्तक व लेखन, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन करने के लिए ले जाएं। ये क्या हमारा सही हो जाएगा। अवलोकन मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं उसको भ्रमण विधि पे ले जा रहे हैं। यहाँ से देखिए भाषण से ये गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। क्या सहायता करती है भाई, पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु मुद्दों को याद नहीं करना भाई, याद नहीं करना। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या नहीं करनी आपको। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना, लग रहा है यही सही है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 ऑप्शन आपको फंसा रहा है। तो इन दोनों में सही क्या होगा आपका भैया, तो इन दोनों में सही हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञान की रचना करना हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है भाई, ये देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, ठीक है, विद्यार्थियों को सहायता करती है। सेम वही क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, भाषा सचेत और सुविचार। भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं भैया। अर्जन और अधिगम में हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है कि अर्जन कहीं भी कभी भी किसी से जो हो जाए क्या कहलाता है, अर्जन। और जहाँ पे क्या है, निश्चित समय, पाठ्य पुस्तक, सारी चीज़ें क्या हो, फिक्स हो। जहाँ पे क्या हो, निश्चित पाठ्य पुस्तक, निश्चित विषय विशेषज्ञ, निश्चित विषय वस्तु, लक्ष्य को इसमें निर्धारित हो, तो क्या कहलाएगा, अधिगम। लेकिन अर्जन के लिए एक बात याद करें, कहीं भी कभी भी किसी से जो सीख लेते हैं, हमको पता ही नहीं रहता कि हमको किससे सीखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्वाभाविक और अवचेतन में है। क्या हो जाएगा, स्वाभाविक। क्या होता है, अर्जन क्या होता है, स्वाभाविक होता है, अनायास होता है, बिना मेहनत के क्या करते हैं, हम सीख लेते हैं। थ्योरी आप देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। समावेशन का क्या आशय है, समावेशन का भैया क्या आशय है, आप ये बताइए। इसमें विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखने के लिए अध्यापक व्यवहारिक युक्तियों को अपनाता है।
व्यवहारिक। अध्यापक, अच्छा, इसमें अब अध्यापक अपना रहा है भाई। इसमें विद्यालय शिक्षा के सभी घटक शामिल है, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संभावना, विद्यालय समुदाय का सृजन। इसमें प्रारंभिक कक्षा में नवीन तकनीकी से जुड़ी विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। इसमें सामाजिक अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित कक्षा कौन सी होती है, जिसमें अध्यापक का क्या चलता है भैया, बोलबाला चलता है, वो क्या कहलाता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो अध्यापक बोलबाला किसमें है, कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। अच्छा, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है, जिसमें विद्यार्थी की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थी की अनदेखी की जाती है, जिसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है। तो भैया शिक्षक नहीं है, क्या है, शिक्षार्थी है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, हमारा डी सही हो जाएगा, जिसको कहते हैं क्या आप लोग, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है। भाषा अध्यापक शिक्षा में विचार विमर्श चिंतन मनन क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे क्या सही होगा आपका भाई, ये इस तरह की समझ की दिन प्रतिदिन के निर्णय किस तरह से क्रियान्वयन को प्रभावित करते हैं। इसमें समान संज्ञानात्मक कंठस्थ हटा दो भाई, इसको सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध को हटा दो। यहाँ पे क्या से हो जाएगा, हमारा सी से होगा, मूल्यांकन और समस्या समाधान के पहलुओं को नवीन तरह से जोड़ना। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट आप लोग जरूर करिए। और हम लोग कंटिन्यू पैडागोजी से 50-50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगभग 500 क्वेश्चन अगर हम पैडागोजी कर लेते हैं, ठीक है, अभी काफ़ी समय 2-4 दिन में अगर 500 भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो भी क्या हमारे लिए बहुत है। और साइकोलॉजी हमने पहले से पढ़ाई दिया है और पैडागोजी पूरा कंप्लीट हमने थ्योरी आपको पहले से कंप्लीट करा दूँगा हम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमने कहा था 55 क्वेश्चन कितने में हम कर लेंगे, 55 मिनट में, तो कहीं ना कहीं क्या 1 घंटे में हमने 1 मिनट में एक क्वेश्चन को क्या किया हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम दे नहीं रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो आपको क्या है बस केवल आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी से करना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।